गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो थोड़ा वीडियो लाने में दिक्कत हो रही है, फिर भी आप लोग के लिए आज से रेगुलर वीडियो फिर से लाने की कोशिश करूंगा। आज मैं जिस टॉपिक पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्या है, भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, आखिर इस टॉपिक में हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे क्या, इनके बारे में बता देता हूँ। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे पहले क्या भूमि संसाधन की, ये भूमि आखिर होता क्या है, भूमि हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, भूमि बना कैसे, बहुत ही मजेदार के साथ आपको आगे मैं भूमि संसाधन के बारे में पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत ही तरीके के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, किसी भी, चाहे आपको कहीं से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस भूमि संसाधन से पढ़े, आप यूं ही देखकर ठोक देंगे। भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे भूमि का उपयोग। ये जो भूमि है इसको हम किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग में लाते हैं, किस तरीके से उसका यूज करते हैं, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे कि सरकार हमारी भूमि को किस तरीके से अपने अंदर लेती है, अपने अधिग्रहण में लेती है। इसके बारे में हम इस पे देखेंगे कि ये अपना व्यक्तित्व संसाधन को किस तरीके से वो अपने कैटेगरी में लाता है, वो सरकार के द्वारा किस तरीके से अधिग्रहित होता है, उनके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। जब सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का पढ़ाई हो जाएगी, उसके अध्ययन हो जाएंगे, तत्पश्चात मैं मृदा के बारे में पढ़ूंगा कि मृदा आखिर क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ कि मृदा भूमि के सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, उसको मृदा कहते हैं। और मृदा के बारे में आपके लिए मैं वीडियो में एकदम लाजवाब ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा, आप वीडियो को देखेंगे। उसके बाद मृदा का निर्माण, आखिर ये मृदा निर्माण हुआ कैसे, मृदा के निर्माण होने में कितने समय लगा, मृदा के निर्माण में क्या क्या कारक रहा होगा, उन सारी चीजों के बारे में मैं बाखूबी बहुत ही क्लियरली से बताने की कोशिश करूंगा और होगा। उसके पश्चात हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत में भूमि का वितरण, कि हमारे भारत में भूमि का वितरण किस तरीके से हुआ है, हमारे भारत का जो भूमि का स्वरूप है यानी भौतिक स्वरूप है वो किस तरीके से है, वो भारत के भूमि वितरण में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब भूमि के वितरण के बारे में अध्ययन हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे भूमि के निम्नीकरण के बारे में कि भारत की भूमि में निम्नीकरण किस तरीके से हुआ है और भारत के निम्नीकरण होने में क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है। निम्नीकरण का मतलब होता है कि उसका उर्वरक शक्ति में, मृदा के उर्वरक शक्ति का ह्रास होना, यानी मृदा की जो शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, इसमें जो कमी आ जाती है उसको हम निम्नीकरण कहते हैं। और भूमि का निम्नीकरण कई कारणों से होता है, प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होता है। जैसे कि हम भूमि में एक ही फसल को बार बार लगाने से उसकी भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तो उसमें हम फसल चक्रण का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अति पशु चरण की वजह से भूमि का जो वो घास और लेयर है वो खत्म हो गई है, कहीं कहीं तो ज्यादा सिंचाई के अभाव से हुआ है। इस तरीके से हम भूमि के निम्नीकरण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, जब भूमि का निम्नीकरण हो चुका है, भूमि का उर्वरक शक्ति कम हो रहा है, तो इन उर्वरक शक्ति को हम भूमि को किस तरीके से इसका प्रबंधन करें, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन चैप्टर के बारे में जो मेरे अहम अहम बिंदु है, अहम अहम पॉइंट है, अहम अहम हेडिक है, उनको मैंने आपके रूबरू रखा कि इन चैप्टर को अंदर से हम इन पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, मुझे उम्मीद है बहुत ही मजा आपको आएगा। तो हम अभी जो इसका पहला कड़ी है भूमि संसाधन, भूमि संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन क्या है और भूमि क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि भूमि जिस पर हम निवास करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि हम किस पर निवास करते हैं, ऑप्शन देगा तो आपको क्या बताना है कि हम भूमि पर निवास करते हैं। एक स्टार पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब दूसरी पॉइंट के लिए आप जाए तो भूमि जो है हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संबंधित है, यानी भूमि पर जो है हमारा आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप, इसी भूमि पर हमारा जो है आर्थिक क्रियाकलाप संपादित है। अब आर्थिक क्रियाकलाप से मुराद क्या है कि आर्थिक क्रियाकलाप आखिर है क्या, तो हम अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, रोजमर्रा के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, जैसे पशुपालन, खेती, कृषि, पशुचरण, मत्स्य पालन, व्यापार, उद्योग, जितने भी चीज जहां से भी हमारा आर्थिक आता है, हमें इनकम आता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक। और क्रियाकलाप का मतलब तो पता ही है, काम काज। तो ये भूमि पर ही हमारा आर्थिक क्रियाकलाप संपादित होती है। कभी कभी एग्जाम में अगर आए कि किस पर हमारा आर्थिक क्रियाकलाप संपादित होती है, तो दोस्तों आपको बताना है किस पर, भूमि पर। चलते हैं अगला पॉइंट में कि अगला पॉइंट भूमि में क्या है। यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण इसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों ये भूमि जो है, भूमि प्रकृति द्वारा बनाया गया है, प्रकृति का देन है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो आपको बस इतना ही बताना है कि यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण इसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, इस पर आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होने के कारण इसे मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। मौलिक संसाधन यानी कि यह एक मौलिक रूप में रखा गया है, फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये जो भूमि है, अगर ये भूमि ना हो तो हमारा कोई भी आर्थिक क्रिया संपन्न नहीं होगी। दूसरी बात, अगर भूमि ही नहीं हो
तो हम फिर कहाँ रहें, हम अपना मकान कहाँ बनाए, हम अपनी जीवन यापन कैसे करें। तो इसके लिए भूमि को क्या रखा गया है, मौलिक संसाधन के कैटेगरी में रखा गया है। भूमि इतनी उपयोगी है, इतनी हम लोग इस पे जो है व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, फिर भी भूमि क्या है, सीमित संसाधन है। भूमि ये नहीं कि असीमित है कि बहुत ज्यादा भूमि है तो आप इसको विवेकपूर्ण तरीके से आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। भूमि भी एक सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन के अकॉर्डिंग हमें उसका उपयोग करना चाहिए और उसको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। अब अगला हैशटैग लेते हैं। स्टार का मतलब पॉइंट, और मैं जो हैशटैग दूंगा इसका मतलब क्या है, टॉपिक। टॉपिक क्या है कि भूमि का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, स्वरूप का मतलब पता है इसका आकार। भूमि का आकार यानी भूमि किस किस रूप में पाया जाता है, इसका रूप कैसा कैसा होता है, लेकिन भौतिक रूप जो कुदरती द्वारा दिया गया। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे कि इसके कई भौतिक स्वरूप हैं। किसके, भूमि के। भूमि के कई स्वरूप हैं, भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियां। अब ये सारे क्या हैं, इनके भौतिक स्वरूप हैं। पर्वत क्या है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है, पहाड़ जिसको हम पर्वत कहते हैं। पठार क्या है, पठार ऐसा है कि पर्वत से छोटा छोटा पथरीला होता है जो गिरा रहता है, लेकिन वो तो भूमि पर ही रहता है। अब मैदान, जहाँ पे हम लोग अभी बिहार वासी हैं, मैदान में है, तो ये क्या है भाई, ये हमारे लिए मैदानी इलाका है। निम्न भूमि जिसको नीचा भूमि कहा जाता है, और घाटियां, घाटियां भी क्या नदी घाटी पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियां आदि क्या है, इनके भौतिक स्वरूप है। और भूमि का इतना भौतिक स्वरूप जो है किससे प्रभावित होता है दोस्तों, जलवायु से प्रभावित होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भूमि में हमें किन किन स्तर पॉइंटों को लेके चलना है, तो मैंने बता दिया। अगर आप इनको समझ गए हैं तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी को नोट्स बनाते चलना है। साथ ही साथ आपको कॉपी में नोट्स बनाते चलना है। इसके अगले पॉइंट को हम लेते हैं कि भूमि का, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप कैसा है और किन किन रूपों में भारत में भौतिक स्वरूप भूमि का है। तो दोस्तों मैं बताते चलूं, मैंने एक डायग्राम लिया है, मैंने एक फिगर लिया है, इनके बरअक्स आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि हमारे भारत में भौतिक स्वरूप कैसा है भूमि का। तो मैंने यहां से यहां तक जो ब्लैक ब्लैक करके दिया है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे लिए जो ये भाग है कितने प्रतिशत, 43%, यानी 43% भाग जो है हमारे भारत का 100% में से 43% भाग क्या है, मैदान है। क्या है दोस्तों, मैदान है। अब से अगर एग्जाम में आया कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें कितना प्रतिशत भाग में मैदान पाया जाता है, तो आपको बताना है कितना प्रतिशत, 43% भाग में मैदान पाया जाता है। और ये मैदान जो हमारे भारत में पाया जाता है, ये हमारे भारत में मैदान क्या करता है हमारे लिए, यानी हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो हम यहाँ पे एक स्टार पॉइंट आपको दिए हैं कि जो 43% भाग है मैदान, तो इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी है। यानी ये मैदान को कृषि तथा उद्योगों के लिए हमारे लिए उपयोग माना गया है। किसके लिए, कृषि के लिए। और सारे हैं, लेकिन हमने एक अहम पॉइंट यहाँ दिया गया कि कृषि एवं उद्योग के लिए मैदान को उपयोगी माना जाता है। अब सेकेंड चीज जो आता है दोस्तों, वो क्या है, वो 30% जो है, 30% वो क्या है, वो पर्वत है। क्या है वो पर्वत है। कितना प्रतिशत, 30%। और ये पर्वत हमारे लिए क्या करता है, ये पर्वत जो है नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी कि आपको पता होगा कि हमारा गंगा सिंधु नदी कहाँ से आया, हिमालय से ही तो आया है ना। तो ये जो पर्वत है दोस्तों, ये नदियों की प्रवाह के लिए नियंत्रित करने के लिए ये अहम होती है। पर्वत रहना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें वो नदियों के प्रवाह में अहम भूमिका निभाती है। और 22% जो पठार है, ये पठार किस तरीके से योगदान करता है भारतवासियों को, तो इस पठार से ही हमें दोस्तों क्या मिलता है, खनिज मिलता है। पठार से ही हमें क्या मिलता है, खनिज मिलता है और जीवाश्म ईंधन मिलता है। जीवाश्म ईंधन में आपका डीजल, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस सारा किसमें आया, जीवाश्म ईंधन जो जलता है, जो ईंधन की काम करता है उसको। और वन संपदा, जितने भी वन है हमारे भारत में, वो कहाँ पे भाई, वो पठार में ही पाया जाता है। और इन सब के लिए ये कोष संचित हैं, यानी कि ये जितने हैं खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा, ये कहाँ पाए जाते हैं, पठार में। अगर मैं बता देना चाहूँ कि 43, 30,
एंड 22, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 95% भाग का क्या हुआ हमारे लिए, हमें गिनती में आया। लेकिन 5% भाग वो क्यों नहीं आया? तो वो 5% भाग इसलिए नहीं आया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पे पाकिस्तानों का जो है कुछ आधिकारिक क्षेत्र रखा गया है, उसके बाद आपका चीन का जो है कुछ दायरे रखा गया है। तो इन में जो दो कंट्री जो अपने आधिकारिक क्षेत्र रखा है वहां पे 5% का गिनती नहीं रखा गया है, यानी 95% का ही हमारे भारत में भौतिक स्वरूप के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको जाहिर सी बात है भौतिक स्वरूप के बारे में पता चल गया होगा कि हमारा भारत में भौतिक स्वरूप किस तरीके से आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में कृषि यानी मैदान कितने प्रतिशत में है, तो आपको बताना है 43% में। अगर पर्वत की बात कहा जाए तो 30%, और आपका पठार की बात किया जाए तो 22%। अगर एग्जाम में आए कि पठारी क्षेत्र जो है, पठार जो है भारत का भौतिक स्वरूप में, इसमें क्या अहम चीज हमारे निभाती है, तो आपको बता देना है कि पठारी क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा पाई जाती है। अगर मैदानी को पूछे कि जो 43% मैदान है यह भारतवासियों को किस तरीके से उपयोगी बनाता है, तो मैदान ही कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी माना जाता है। अब जो हम अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो क्या है भाई, वो है मृदा। मृदा सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि मृदा कहते किसको है। सोयल, मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सोयल। ये जो सोयल है आखिर ये है क्या, सोयल कहते किसको है? तो दोस्तों भूमि के सबसे ऊपरी पारत को मृदा कहते हैं। किसको? भूमि के सबसे ऊपरी पारत को। अगर मैं समझाने चलूं कि यह एक भूमि है, तो भूमि के जो ये सबसे ऊपरी पारत है, जो पतली सी पारत है भूमि के सबसे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसी पतली पारत को ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। भूमि के सबसे ऊपरी पतली पारत को मृदा कहते हैं, और इसी मृदा में कृषि होती है, इसी मृदा में कृषि होती है। तो आपसे अगर सिर्फ पूछ जाए एग्जाम में कि मृदा किसे कहते हैं, तो आप एक ही लाइन में जवाब देंगे कि भूमि के सबसे ऊपरी पारत को मृदा कहते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट चले तो यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? क्योंकि मृदा नहीं रहेगा तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई जीव जंतु नहीं होगा, और जीव जंतु नहीं होगा तो ये कैसे रहेंगे धरती। इसलिए ये महत्वपूर्ण नवीकरण है। मृदा में निहित उर्वरता, मृदा में जो उर्वरता होती है उसमें मौजूद रहती है पोषक उर्वरता, वो मानव के क्रियाकलाप को प्रभावित करती है, मानव के क्रियाकलाप को वो प्रभावित करती है। अगला पॉइंट क्या है इसमें भाई, कि इसके नष्ट होने से, यानी मृदा के नष्ट होने से हमारी संपत्ति एवं हमारी संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। अगर मृदा का नष्ट होना, मृदा अगर नष्ट हो जाता है तो हमारा संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि इसी प्रकार मृदा को क्या एक जीवन तंत्र कहा गया है, कि मृदा अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए मृदा को क्या कहा गया है, जीवन तंत्र कहा गया है। कि मृदा एक सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है मृदा। ओके, अब रही बात, एक पॉइंट समझते हैं कि आखिर ये मृदा इतनी महत्वपूर्ण है क्यों, इसके निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों मृदा का निर्माण कहते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण हुआ है। कैसे? चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण हुआ है। कहने में कितना आसान लग रहा है कि चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये काफी लंबी अवधि है, इसको बनने के लिए काफी लंबी अवधि लगते हैं, अवधि यानी समय, ड्यूरेशन लगता है इसको बनने में, काफी समय लगता है इस मृदा को बनने में। कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर, क्या भाई, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गहरी, 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। ओके, नवीकरण तो है लेकिन काफी जटिल प्रक्रिया है, और इसका वैज्ञानिक क्या कहा है कि यह काफी धीमी प्रक्रिया से मृदा निर्माण होता है। अब मृदा के निर्माण में और क्या क्या अहम भूमिका निभाता है, तो उसमें तापमान में परिवर्तन, प्रवाहित जल,
हिमनद और अपघटन, ये सारे क्या है, ये मृदा के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है, मृदा के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। एक पॉइंट और है कि इसमें जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ इसमें भाग लेते हैं, तब जाकर आपका मृदा का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक हैं, मृदा के निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अब हम मृदा के निर्माण का जो कारक हैं इनके बारे में जानेंगे कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक हैं कि जिसके जरिए मृदा का निर्माण होती है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, उच्चवच या धाराकृति। उच्चवच या धाराकृति। अब उच्चवच और धाराकृति, धाराकृति का मतलब ही है धारा का आकार। धारा का आकार, कहीं पे धारा ऊंचा नीचा होता है, कहीं पे धारा समतल होता है, कहीं पे उभर खाबड़ होती है। तो ये उभर खाबड़, ऊंचा नीचा, समतल, ये सब मिट्टी बनाने में क्या करती है बाबू, मिट्टी बनाने में हमें मदद करती है। तो सबसे पहला क्या है, उच्चवच। दूसरा क्या है, मूल सेल या चट्टान। मूल सेल या चट्टान, मूल सेल का मतलब ही होता है पत्थर, चट्टान। ये चट्टान जब मिट्टी बनाती है, यानी चट्टान के जो छोटे छोटे कण है वो मिट्टी बनाने में सहयोग करती है। कौन, चट्टान। अब है जलवायु। जलवायु से मुराद क्या है, कभी गर्मी कभी वर्षा, क्या, कभी गर्मी कभी वर्षा, कभी ठंडी, कभी तापमान में परिवर्तन, कभी गिरावट। ये जो जलवायु है ये मिट्टी बनाने में भी अहम किरदार निभाती है। उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति से क्या है, वन, है ना। वन के जो पेड़ पौधे हैं, वन के जो पेड़ पौधे हैं ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो सड़ते गलते हैं। मिट्टी के अंदर जाने से वो क्या होता है भाई, वो सड़ता है, गलता है, और उसके जाने से ज्यादा वर्ष हो जाने के बाद वे चट्टान में तब्दील होती है और फिर उससे मिट्टी बनती है। यानी कि आप सुने होंगे कि हमें कोयला मिलता है, तो कोयला यूं ही थोड़ा मिलता है दोस्तों। ये मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे जाते हैं, उसके अंदर चट्टान फिर रूप लेती है, फिर वो मिट्टी में परिवर्तित होती है। अब है जैव पदार्थ। जैसे इस मिट्टी के ऊपर कोई जीव जो है मर के गिर जाता है, यानी मर के वो गिरा रहता है, और वो जीव जो है फिर सड़ता है, गलता है। गलने के बाद उसका जो ह्यूमस है, सड़ने गलने के बाद उसका जो सूक्ष्म जीव है वो सड़ गल कर क्या बनाता है, ह्यूमस के रूप में बना देता है, और वही ह्यूमस बाद में क्या बनाता है, मिट्टी बनाने में मदद करता है। ओके। अब है खनिज कण। खनिज कण क्या होता है, मिट्टी में मौजूद कण, जैसे आपको मिलेगा क्या, बालू, चिकनी मिट्टी, ये आपका क्या कहते हैं, लाल मिट्टी, कपासी मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब खनिज के कण से। आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि किस मिट्टी का रंग कैसा है। तो ये जो खनिज का कण है ये मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। लास्ट में क्या है, समय। जब तक समय नहीं होगा तो मिट्टी तो बनेगा नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा ना मिट्टी बनने में, तो समय भी अहम निभाती है। तो सबसे पहला क्या है, उच्चवाच या धाराकृति, यानी जमीन के उभड़ खबड़ नीचे होने से जो अहम भूमिका निभाती है। दूसरा क्या है, मूल शैल। तीसरा है जलवायु, और चौथा है वनस्पति, जैव पदार्थ, और खनिज, और कण, समय। ये 7 है। अब भाई इन 7 को याद करने में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप इसको ट्रिक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके लिए मैंने ट्रिक लाया, क्या, उमा जी वन का खास समय जाने। कौन, उमा जी वन का खास समय जाने। अब वो जो है ऊ, यानी ऊ से आप इसको ले ले उच्चवच। क्या ले ले, उच्चवच, यानी ऊ से उच्चवच। माँ से आप क्या ले ले, मूल शैल, यानी उमा उच्चवच मूल शैल। जी से आप क्या ले ले, जलवायु। ज से क्या ले ले, जलवायु। तो उमा जी यानी उच्चवच मूल शैल जलवायु। वन का खास समय जाने, वन से क्या भाई, वनस्पति। वन से क्या, वनस्पति। का कोई यहाँ पे नहीं है। और खास से हो गया क्या, खनिज कण। खा से क्या हो गया, खनिज कण। और समय तो खुद समय ही है, और जाने का मतलब जैव पदार्थ। एक ही पॉइंट में, यानी एक ही लाइन में आपका सारा जो है कारक याद हो जाएगा। कैसे, उमा जी वन का खास समय जाने। उमा जी वन का खास समय जाने। उच्चवच, माँ मूल शैल, ओके। वन वनस्पति, का कुछ नहीं, खास खनिज कण, समय और जाने से जैव पदार्थ। इस तरीके से अगर आप ट्रिक के माध्यम से भी याद करना चाहे तो इसे याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मृदा के निर्माण में कारक कितने हैं तो 7 है। उमा जी वन का खास समय जाने, उसे, ओके। इसको इस तरीके से आप याद कर लें
घर में 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूं वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज में यूज होने वाली वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, वाक्य है जो याद हो जाएगी कि उमा जी वन का खास समय जाने। वो रिपीट करें आप मेरे साथ, याद हो जाएगा। उ से उच्चवच, मा से मूल शैल, जी से जलवायु, वन से वनस्पति, खास से खनिज तंत्र, समय तो समय, ज से जैव पदार्थ। सातों क्लियर चुटकी में। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो आपकी मिट्टी की निर्माण नहीं होगी, क्योंकि उसमें कमी हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं कि मृदा का बंटवारा आखिर हुआ कैसे, किसके आधार पर हुआ। तो दोस्तों इसका आधार क्या है, निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व का मतलब कि मृदा के अंदर किस तत्व की अधिकता होती है और किस तत्व की कमी होती है, उसके आधार पर भी मृदा का बंटवारा हुआ है। दूसरा क्या है, रंग। रंग के आधार पर भी मृदा का आपका बंटवारा मिलेगा। जैसे कि काली मृदा, तो मिट्टी का रंग काला होगा, इसलिए उसको काली मृदा कहा गया है। लाल या पीला मृदा, उसके बाद लेटेराइट मृदा जो ईंट रंग का होता है। तो एक आधार क्या है, रंग। दूसरी बात क्या है, गठन। गठन के आधार पर मृदा का किस तरीके से बंटवारा हुआ है। जैसे कि कोई मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है, कोई भुरभुरी सी होती है, कोई कठोर होती है। जैसे कि काली मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी जो चिकनी होती है। तो यानी कि गठन के आधार पर भी मिट्टी का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। कुछ मिट्टी तो गहराई के अनुसार उसको जो है बांटा गया है, मिट्टी के आयु के अनुसार उसको बांटा गया है, भौतिक एवं रासायनिक के आधार पर। यानी कि ये आधार पर ही हमारा जो ये मिट्टी है भारत का, उसको बांटा गया है। चलते हैं हम मिट्टी के प्रकार के, हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्या लिखा कि भारत में मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। किसी किसी किताब में आपको 8 प्रकार की मृदा के बारे में आपको दिखाई जाएगा, लेकिन वो जो 8 प्रकार है, इन्हीं मृदाओं को ही निकाल करके 2 प्रकार बढ़ाया गया। तो जो हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग भारत में मृदा 6 प्रकार से होता है। सबसे पहला मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा। ये मृदा के बारे में हम अगले जितने भी मृदा हम बता रहे हैं, ये अगले वीडियो में बहुत ही विश्लेषण के साथ और ट्रिकी के साथ मैं बताऊंगा, जो बड़ी ही मजा आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको रूबरू कराता हूँ कि भारत में वो 6 प्रकार की जो मृदा पाई जाती है वो किस तरीके का मृदा है। सबसे पहले क्या है, जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर में क्या है, काली कपासी मृदा। तीसरा लाल या पीली मृदा। यानी कि अगर हम बता दें कि इसको लाल या पीली मृदा क्यों कहा गया, तो नाम से ही पता चलता है कि इस मृदा का रंग लाल या पीला होगा। लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ, जहाँ पे मरुस्थल रेगिस्तान राजस्थान के इलाके में जो पाई जाती है, उस मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। और उसके बाद क्या है, पर्वतीय मृदा। तो दोस्तों मैं इन मृदा को विश्लेषण के साथ और ट्रिकी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।